नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ENB न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे आखिर कब तक शहादत। जी हां, मणिपुर में आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया है। हमले में असम राइफल्स के CEO, उनके बेटे और पत्नी समेत 7 लोग शहीद हो गए हैं। इस हमले को 2 प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों यानी एक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA और दूसरा मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट यानी कि MNPF ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें कि हमले में CEO विप्लव त्रिपाठी, उनके बेटे, पत्नी और 4 जवान शहीद हो गए हैं। घटना के बाद सुरक्षा बल इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। और वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए हैं और इनमें नक्सलियों का कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े भी मारा गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि तेलतुंबड़े पर 50 लाख रुपए का इनाम भी था। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में मिलिंद के साथ 4 टॉप नक्सली भी मारे गए हैं। इनके पास से 5 AK-47 समेत हथियार और गोला बारूद जमा किए गए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान जिन नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है, उनके खिलाफ भी कई केस दर्ज हैं। तो देखिए, जिस तरीके से मणिपुर में हमला किया गया, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा है ये आपको दिखा दी। देखिए, उन्होंने बोला कि मैं मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की कड़ी आलोचना करता हूं। मैं इस हमले में शहीद हुए सैनिकों और परिवार वालों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये PM मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा है कि सैनिकों का यह बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिवार वालों के साथ हैं। और देखिए, वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि मणिपुर के चूड़ा चांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला हुआ है। यह बेहद दुखदाई और निंदा करने वाला है। मेरी संवेदना शहीद जवानों के परिवार वालों के साथ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि हमलावरों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि मणिपुर के चूड़ा चंद्रपुर जिले के सिंघट इलाके में शनिवार दोपहर आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर उस पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि हमले में 40 असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर समेत 5 जवान, लगभग 4 जवान शहीद हो गए हैं। और आपको बता दें कि हमले में कर्नल की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी हमला हुआ, जहां पर नक्सलियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ में लगभग 27 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें मोस्ट वांटेड नक्सली को भी मार गिराया गया है, जिस पर लगभग 50 लाख रुपए का इनाम भी था। तो देखिए, ये जो हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं, चाहे वो आतंकी हमला हो या नक्सलियों का हमला। कहीं ना कहीं जो भारतीय अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार पूरी कोशिश करती है, हालांकि बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों का क्या जब हमारे जवान ही सुरक्षित ना हो, जब हमारा भारतीय सुरक्षित ना हो। देखिए, जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, बिहार गया में भी हमला किया गया था और महाराष्ट्र में भी हमला किया गया, जहां पर लगभग 27 नक्सलियों को मारा गया, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं हमारे 4 जवान भी शहीद हो गए थे, जबकि 3 जवान इंजर्ड हो गए थे। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट है प्रफुल्ल बख्शी। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ENB न्यूज में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट है सर्वेश्वर पाठक। सर्वेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल सर, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। सर देखिए,
सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने भी कई वादे किए हैं, कई दावे भी किए कि हमारा भारत हमें सुरक्षित रहेगा, एक अच्छी बात है। हमारे जवान हैं देश के, वो हमेशा तैनात रहते हैं बॉर्डर्स पर। लेकिन सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, हमारे इतने जवान शहीद हो गए हैं। मणिपुर में जिस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया, आतंकियों ने हमला कर दिया जिसमें सीओ समेत 7 लोग शहीद हो गए। और सर दूसरा, जिस तरीके से हमले हुआ नक्सलियों को लेकर भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जहां वहां पर 27 नक्सली मारे गए, लेकिन उसमें सर हमारे 4 जवान शहीद हो गए। सर, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ और सरकार करे? साथ ही साथ सर, एक और मेरा ये भी सवाल आपसे रहेगा कि जो हमारे जवान हैं वो हमारे भगवान हैं, क्योंकि देखिए वो हमारी सुरक्षा हमेशा करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच रिचा। आपके चैनल पे आने का मेरे को बहुत हर्ष है, पर बहुत दुख भी है कि हमारे इतने जवान शहीद हुए हैं और हमारे सैनिक नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में मारे गए हैं, हमारे गढ़चिरौली में और सेंट्रल इंडिया में मारे जा रहे हैं नक्सलाइट के कारण। आपको मैं एक बात अवगत करा दूं कि हमारे जवान भगवान हैं, ये सब ठीक है, पर क्या हम उनके लिए ठीक कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, जब आपके ऊपर आपत्ति आती है तो या तो आप उसका सामना करके उसको प्रीएम्प्ट करिए, तो या फिर रिएक्ट करिए। जब आप पे हमला होगा तो हम उचित कार्रवाई करेंगे, जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स बोलते हैं कि जब हमला होगा पहले हम हमला नहीं करते, इत्यादि इत्यादि। आपको हमारी नीतियां ठीक करनी पड़ेगी। देखिए, अब पहले मैं आपको ले चलता हूं मणिपुर में, जहाँ पे कर्नल साहब, उनकी वाइफ और बच्चा और 4 जवान शहीद हुए। ये वहां पे इंटेलिजेंस का अब आप पूरा ब्यौरा लीजिए। जब एक कमांडिंग ऑफिसर निकल रहा है अपनी फैमिली के साथ, तो मतलब वहां पे एब्सोल्युटली देवर कन्विंस्ड कि पूरी इंटेलिजेंस ठीक है, रोड ओपनिंग पार्टी जाती है और उन्होंने बिल्कुल क्लियरेंस दिया है कि सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी इंटेलिजेंस कमजोर थी। वो तो प्रीएम्प्ट कर रहे थे, ये तो विजिट करने गए थे कैंप और वहां से वापस आ रहे थे और वहां पे इनके ऊपर हमला हुआ। इसका मतलब है कि इनकी पूरी मूवमेंट पता थी। इनके मूवमेंट का जो 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 सीक्रेट होती है वो कैसे लीक आउट हुई? वो लीक आउट होने के लिए का मतलब है इन्फॉर्मर्स हैं अंदर जो बैठे हुए हैं, जो कि आप उसके ऑर्डनरी रूम में आप पता करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, किसने किसको खबर दी, कैसे खबर दी, कैसे उनको खबर लगी, ये सारा का सारा ये ब्यौरा लिया जाएगा। फिर सर्विलेंस क्या है हमारे पास? क्या हमारे पास ड्रोन की सर्विलेंस है? हम कब से चिल्ला रहे हैं, 15 साल हो गए हैं ड्रोन की बात करते करते, अभी तक क्या ड्रोन का सर्विलेंस है? अगर ड्रोन का सर्विलेंस होता, ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है और टोटल रूट के ऊपर ड्रोन की निगरानी होनी चाहिए थी, ये नहीं थी। खुले आम आए, उन्होंने पूरा का पूरा एक जिसको कहते हैं कि एम्बुश किया और इतने लोग मार दिए। इसमें हमारी कमी है और वो है हमने पूरी इंटेलिजेंस का फेलियर है। चाहे अब इसमें स्टेट के बाद लोग आप करते हैं, क्योंकि क्या बात है कि तालमेल नहीं होता एजेंसीज के अंदर। जब एजेंसीज में तालमेल नहीं होता तो सूचना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। मैं ट्रेनिंग दे रहा था, सुनिए, ट्रेनिंग दे रहा था बारामूला में, पैरामिलिट्री फोर्स बोलती है मेरे को कि हम उस सेक्टर का जब आतंकवादियों था हम नहीं बताते, क्योंकि हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो एक दूसरे को नहीं बताते, वो आर्मी को नहीं बताते, आर्मी उनको नहीं बताती। क्वेश्चन ये, आपने होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी एजेंसी रखी हुई है, मिनिस्ट्रीज में तालमेल नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम ये नहीं है। और अब आते हैं आपके जहाँ पे सीआरपीएफ लगी है, जहाँ पे पैरामिलिट्री लगी है सेंट्रल इंडिया में, आपने उनके पूरे सिस्टम को ट्रेन ठीक से नहीं किया है। ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी मर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस बार दाव आपका लग गया, कल दाव फिर उनका लगेगा। आप देखिए 87 से 90 लोग भी मार चुके हैं हमारे। वो क्वेश्चन है किसका दाव लग गया? वो लग गया। पर क्वेश्चन है हम डिफेंसिव में ही तो हैं, हम ऑफेंसिव एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। अब उनको 3% उनके हैं, उनसे मिले हुए लोग हैं। देखिए नक्सलाइट के एलिमेंट पॉलिटिक्स में हैं, मध्य पूरे सेंट्रल इंडिया की और कांग्रेस इत्यादि की, जो बीजेपी, जो भी पार्टियां वहां पे हैं, जितनी भी उनके लोअर लेवल के लोगों से मिले हुए हैं, वो इलेक्शन जितवाते हैं और हरवाते हैं। आपको पता होना चाहिए उनका इतना, अगर हमारी लाइफ में
उनका तालमेल है, मिले हुए हैं, ऑब्वियसली वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे और लोग अब अपना इंटरेस्ट देखेंगे। सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस खुल के काम नहीं करती, वो पॉलिटिशियंस के अंडर में रहती है। जब तक आप पॉलिटिकल कंट्रोल फोर्सेस पे रखेंगे इस तरीके से, उनको एक्शन लेने के समय भी उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे, तब ये आपके पास होगी बात। रही बात जो और चाइना की बात है, अब बात आती है ये जो कर्नल साहब के साथ हुआ है, ये आपको क्या पता कौन सी पार्टी थी। जहाँ पे मणिपुर रेबल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे पीएलए के रेबल ग्रुप्स हैं, म्यांमार सपोर्टेड, उधर और सबको चाइनीज सपोर्ट कर रहा है। चाइनीज भारत के पीओके से लेकर लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट हर जगह आप पे घातक प्रहार कर रहा है। हम कि गलवान में देखिए क्या हुआ। गलवान में आपने आईटीबीपी सामने रखी है, फौज इधर पीछे है। आईटीबीपी होम मिनिस्टर के अंदर, होम मिनिस्ट्री में, फौज डिफेंस मिनिस्ट्री में अंदर तालमेल नहीं है दोनों में। चाइनीज घुस रहे हैं, चाइनीज घुस रहे हैं और आप देख रहे हैं 2.5 ब्रिगेड से 3 डिवीजन अंदर घुस गई और अभी तक हम कह रहे हैं कि चाइनीज आए नहीं। 118 किलोमीटर दूर है अक्साई चिन से लेके पेंगोंग लेक। सर आपने सही कहा, भले देखिए सर हम आज़ाद हो गए हैं, देश हमारा आज़ाद है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जवान अभी आज़ाद नहीं है। उनको वो जो तालमेल जो आपने बताया, जिक्र किया, वो तालमेल नज़र नहीं आता है। मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी लगातार जुड़े हुए सर्वेश्वर पाठक जी। सर्वेश्वर जी देखिए किस तरीके से ये बात आप भी जानते हैं, खुद यहाँ पर भी प्रफुल्ल सर ने भी यही बात बोली है कि जो पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व रहती है, ये बात सच है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, यानी हमारे खुद के अपने ऐसे कुछ इन्फॉर्मर हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन देके हमारे जवानों को फंसाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप? जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी इनमें जो कम्युनिकेशन गैप है या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी सर मैं आपका फिर से रुक करना चाहूँगी, आप भी सर्वेश्वर की आवाज़ अब ठीक से मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है। मेरे साथ प्रफुल्ल जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर देखिए आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि कुछ ऐसे पॉलिटिक्स हैं, जाहिर है कि देखिए जो राजनीति है वो हर जगह देखी जाती है, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जवानों को भी। आपने जिक्र किया तालमेल को लेकर, वो तालमेल आखिर क्यों नहीं बन रहा है सर? प्रफुल्ल सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं अपने दोनों मेहमानों से। तो आपको बता दें कि मणिपुर में जिस तरीके से हमला किया वो निंदनीय है। हालांकि इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इस पर संवेदना व्यक्त की है, दुख जाहिर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये शहादतें कब तक होंगी? हमारे इतने जवान शहीद हो जाते हैं लेकिन उनके लिए अभी आज तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। उनका परिवार आज भी इस तरीके की दर दर की ठोकरें भी खाता है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से जो सिचुएशन है वो यहाँ पर देखी गई है। महाराष्ट्र में लगभग 27 नक्सली मारे गए हैं मुठभेड़ में, लेकिन इस दौरान हमारे 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। साथ ही साथ हमारे 3 जवान इंजर्ड बताए जा रहे हैं। फिलहाल वो घायल हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि आखिरकार ये जो शहादतें कब तक होती रहेंगी और जिस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं ये कब तक ट्वीट करके, कब तक बयान देकर क्यों ये दुख संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे या अगर जवानों को आज़ादी नहीं दी जाएगी, देखिए हमारा देश आज़ाद है लेकिन हमारे जो जवान हैं वो अभी शस्त्र उठाने के लिए आज़ाद नहीं हुए हैं, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। इस बीच उनके ऊपर हमले भी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर में जो हमला हुआ है आतंकियों का, उसको लेकर अभी कहीं ना कहीं पूरे देश में रोष तो है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए इसमें लगभग 7 लोग शहीद हो गए हैं, सीओ समेत 7 लोग शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि इसमें कर्नल की पत्नी और उनके बेटे की भी मौत हो गई है। तो चलिए मेरे साथ मेरे मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, प्रफुल्ल बख्शी। प्रफुल्ल जी देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र कर दिया है कि जो कुछ
पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए सर, तालमेल की कमी भी आपने यहाँ पर जिक्र किया, तालमेल की कमी आखिर क्यों है, क्यों ये मनमुटाव बना हुआ, क्यों समन्वय नहीं बना हुआ है सर? देखिए, इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपने इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई क्यों? ये इसलिए बनाई थी कि विश्वास नहीं होता था कि हम क्या करेंगे, तो सब एक दूसरे पे अविश्वास करने के कारण उन्होंने अलग अलग बनाई और लोगों को नौकरियां देनी है। अब आईपीएस कार्डर को उन्होंने सबको डायरेक्टर जनरलशिप देनी है, तो उसकी पैरामिलिट्री बना लीजिए, पैरामिलिट्री बनाते जाइए एक और मैं ये कह रहा हूँ कि सारी की सारी जो ये फोर्सेज हैं ये एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। अभी देखिए, आपकी गांव के ऊपर जैसे मणिपुर के एरिया में अगर गांव जितने बना रहा है चाइनीज से बनाने शुरू कर दिए, हमने सिविल डिफेंस को इग्नोर किया हुआ है। सिविल डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बनाए तो आपको सारी की सारी आप सूचनाएं रहेंगी। सिविल डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों के डिफेंस के लिए होती है हमले के टाइम पे। उसके पास में आप उनको सर्विलेंस का भी दीजिए, उनको फायर फाइटिंग का भी दीजिए, उनको सारा का सारा चौकस करके रखिए। बॉर्डर में इसकी बहुत जरूरत है और इसी तरीके से म्यांमार बॉर्डर में इसकी बहुत जरूरत है। तो ये सारा का सारा हमारे को ये पॉलिसी मैटर है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी में जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये नहीं होगा। और जिस तरीके से आपने मेरे से पूछा कि पैरामिलिट्री में तालमेल क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक डायरेक्टर जनरलशिप जो है अपना झंडा लहराते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई दखल दे और उनसे क्रेडिट छीने, सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये जो है इनको एक अगर इनका सबका हेड होगा तो सबको कंट्रोल में रखेगा, नहीं तो ये सब के सब एक सेक्टर में अगर आप इतनी फोर्सेज रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अगर आपने सीआरपीएफ को रखा है तो पहले सीआरपीएफ की पूरी ट्रेनिंग कराइए, आर्मी के अंडर उनको दीजिए, आर्मी के कमांडर को रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि अगर इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है आप पे जिम्मेवारी होगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सीआरपीएफ को 2 साल अटैच कराइए आर्मी से। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। सर्वेश्वर पाठक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर देखिए, हमले लगातार होते रहते हैं, शहादतें पे शहादतें हो रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सर जिस तरीके से खुद जिक्र किया है प्रफुल्ल सर, उन्होंने बोला है कि कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कहीं ना कहीं उनका जो इन्वॉल्वेशन है वो यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे इन्फॉर्मेशन ही गलत है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो गलत इन्फॉर्म देके कहीं ना कहीं हमारे जवानों को फंसाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमले होते हैं। क्या कहेंगे आप सर? प्रफुल्ल सर का कहना है कि जो इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। वो हर कोई जो मतलब पैरामिलिट्री जैसे सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, तो वो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। प्रफुल्ल सर का कहना है कि इनमें एक कोऑर्डिनेशन आए, क्योंकि सभी के सभी मिलके भारतवर्ष की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो फिर इसमें आपसी में तालमेल क्यों नहीं है? कम्युनिकेशन गैप कहाँ रहता है? जैसा कि तीनों सेनाओं को मिलके एक बिपिन रावत जी को एक कार्यभार दिया गया है, उसी तरीके से जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां भी तैनात है वहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर सीआरपीएफ कहीं पे तैनात है तो उनको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, आर्मी अगर उससे थोड़ी दूर पे तैनात है तो उनको शेयर करनी चाहिए। आर्मी कहीं तैनात है तो उनको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन पैरामिलिट्री फोर्सेस को करने चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष में गद्दारों की कमी नहीं है। जैसा कि अगर इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, जो हमारे कर्नल साहब अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे और जवान के साथ थे और वो शहीद हो गए पूरी फैमिली के साथ, तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और भारत सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि जवानों की जो बलिदान है उसको भुलाया नहीं जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि आखिर कब तक ऐसी घटना होती रहेंगी। तो क्यों ना जितनी भी एजेंसी है सब में प्रॉपर सामंजस्य बैठाया जाए और उसके अलावा जहां भी कुछ होती है तुरंत एयर सपोर्ट दिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए, आपकी बात मानती हूँ, लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, देखिए चाहे आप वो मुफ्ती को क्यों ना ले लो, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। किस मुंह से पाकिस्तान से यह बात करनी चाहिए? आखिर वो है किसके लायक? वो है किसके लायक पाकिस्तान से बात करने की कोशिश करें? जी
ऋचा जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भारतवर्ष में गद्दारों की कमी नहीं है। सीमा पे हमारे जवान बाहरी दुश्मन से सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने देश में जो गद्दार हैं उनको भारत के नागरिकों को सामना करना पड़ेगा। जैसे महबूबा मुफ्ती हो गई, चाहे जितने भी कांग्रेस पार्टी तक जो ग्रांड ओल्ड पार्टी थी, उसने जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो आप और क्या कर सकते थे? 50-70 साल तक, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी शासन की है, सारी सेनाओं के सब कुछ जानती हुई थी, और उसने हमारी सेनाओं के उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो इससे बड़ी मतलब बात क्या हो सकती है? तो इन गद्दारों को चिन्हित करके अगर महबूबा को जेल से अभी रिहा किया गया, उसे करना ही नहीं चाहिए था। महबूबा चाहे अब्दुल्ला हो या भारतवर्ष के गद्दार हैं, ये सपोले हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। और चाहे जो कुकुरमुत्ते पार्टी जो क्षेत्रीय दल आते हैं, वो अगर बीजेपी अगर कोई स्ट्रेटेजी बना रही है, पास्ट में अगर देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जैसे, तो उस पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो भारतवर्ष के हर एक नागरिक को उनको याद रखना होगा और उन्हें चुनाव आते ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। रही बात कोऑर्डिनेशन की, तो प्रफुल्ल सर भी कर रहे हैं और मैं भी वही बात कह रहा हूं कि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस कहीं तैनात है और आर्मी तैनात है, तो दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को अब बैठ के एक लेवल पे बात करनी पड़ेगी कि आखिर ऐसी समस्या क्यों झेलनी पड़ रही है बार बार। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से कमी है कोऑर्डिनेशन की, इसको लेकर हमें सुधार करना पड़ेगा। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से देखिए आपने भी जिक्र कर दिया है सर, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब भी कोई शहादत हो जाती, जब हमारे जवान शहीद हो जाते, जब भी कोई हमला होता है आतंकी, तो देखा जाता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सिर्फ ट्वीट कर देते हैं, अपने बयान दे देते हैं, दुख व्यक्त कर देते हैं, लेकिन सर जान की कीमत कोई नहीं चुका सकता। हमारे जवान इतने शहीद हो रहे हैं, उनका परिवार बेघर हो जाता है, सिर्फ एक ट्वीट करके उनको सांत्वना देना या श्रद्धांजलि देना, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर सरकार कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आखिर वो ऐसे ठोस कदम सरकार क्या उठाए कि उन्हें लगे कि हाँ, अब हमारा देश सुरक्षित है, हमारे जवानों को उनका हक मिला है और हमारे जवानों को उनकी आज़ादी मिली है। सर, जो पाठक साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और आप दोनों की बात से मैं सहमत हूँ। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हमारे को नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन दोबारा लिखनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं, आपके चैनल में पहले बोल चुका हूँ। 1995 में रैंड कॉर्पोरेशन ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा था 1947 से लेके अभी तक 95 तक कोई भारत की डॉक्ट्रिन ही नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिना डॉक्ट्रिन के लड़ाई करती है। ये जो था पार्लियामेंट हिल गई थी और जल्दी जल्दी में उन्होंने फौजियों को बोला डॉक्ट्रिन जल्दी लिखो, कुछ करो, और लोगों ने ऐसी थकी हुई डॉक्ट्रिन लिखनी शुरू कर दी। क्वेश्चन ये है, सारे वाइट पेपर दोबारा लिखने पड़ेंगे, आपको थ्रेट कहाँ से है। और सबसे जब इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा, जब हम बोल रहे हैं कॉमन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर फौज और पैरामिलिट्री लगी हुई है एक जगह, तो फिर कमांड फौज को होगा। जैसे JNK में अभी आपकी बात, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, कोर कमांडर को पूरी सिक्योरिटी हैंड ओवर करिए। सारे पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी दे रिपोर्ट टू अ कॉमन ऑपरेशन सेंटर, और फिर वहां से इंटेलिजेंस वितरण होगी। ये उसी टाइम कम्युनिकेशन रियल टाइम होगा, रियल टाइम कंट्रोल होगा। फिर आपको पता चलेगा, कमांडर को पता चलेगा कि BSF क्या कर रही है, CRPF क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, हमें क्या करना है, एयर पावर किधर लगानी है, अटैक हेलीकॉप्टर कहाँ लगाना है। और अभी किसने बोला है हम अब अपने अटैक हेलीकॉप्टर नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा रहे हम अटैक हेलीकॉप्टर? आपको अटैक हेलीकॉप्टर, अगर आप पूरे कन्विंस है कि अभी इंटेलिजेंस ठीक है कि इस घर में कोई छुपा हुआ है, आप उसको अटैक हेलीकॉप्टर से करिए। हाँ, डर इस बात का होता है कोलैटरल डैमेज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सिविलियन के ठिकाने में छुपे हैं, गांव में छुपे हैं, इसलिए अटैक हेलीकॉप्टर नहीं लगता। प्रॉब्लम यहाँ पे है, वो मैं मानता हूँ, पर हमारे को एक जब डॉक्ट्रिन लिख देंगे तब हमारी फोर्सेस, और हमें इतनी फोर्सेस बनाने की जरूरत नहीं है। ऋचा जी, एक प्रोग्राम स्पेशल करिए और उसका प्रोग्राम में आपको फिर हम बताएंगे क्यों इसकी पैरामिलिट्री फोर्सेस पैदा की गई, इसको किससे डर था,
जब बाप घबरा के सोता नहीं है रात को कि बेटा उसको कत्ल कर देगा, इसीलिए वो औरों को बुला के अपने पास रखता है। ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में हुई थी। नेहरू जी ने डरा दिया था पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को कि आर्मी से सावधान रहिए। ये जो प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस क्रिएट की गई थी। तो ये और होम मिनिस्ट्री में रखी गई, ये इसीलिए है। तो इस डर को निकालना पड़ेगा, नहीं तो फौजी जब तो सुनता है, फौजी को जब पता चलता है कि हमारे पे शक किया जा रहा है, क्यों नहीं किया गया। आपको पता है इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छापा था जब वीके सिंह इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे थे, पहले इलेक्शन के बाद 2014 में, ये कि एक आग फौजी टुकड़ी आगरा से आ रही है, एक सिरसा से ससावा से आ रही है, यहाँ से सहारनपुर कहीं से पास से कंपनी गवर्नमेंट को टेक ओवर करने। ये जब अफवाहें फैलने लग जाती हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो मन का कीड़ा है इसको निकालना पड़ेगा। ब्रेव न्यू इंडिया हमें क्रिएट करना पड़ेगा और इसके लिए दोबारा हमें पॉलिसी देखनी पड़ेगी। सही कहा आपने। देखिए न्यू पॉलिसी को लेकर भी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया है सर, और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहा कि तालमेल बनाने के लिए भी यहाँ पर जिस तरीके से सिर्फ एक को ही ऑफिसर बनाया जाए ताकि वो सबको संभाल पाए। सर्वेश्वर पाठक जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर देखिए मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, मैं माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। सर देखिए एक पॉलिटिशियंस हमारे एक पूरे देश को चलाते हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अब चाहे वो आतंकवादियों को फंड दे, उनको फंडिंग कराए, साथ ही साथ जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ऐसे ऐसे कई हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं, कई ऐसी बातें भी लगा देते हैं, आपत्तिजनक चीज़ें भी यहाँ पर सामने आ जाती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो खुद जवानों पर शक करते हैं, उनकी शहादत पर सवाल उठाए जाते हैं, उनके युद्ध पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए ऋचा जी, वही मैंने पहले भी कहा कि हम भारत के नागरिकों को इन पॉलिटिशियंस को चिन्हित करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे कि सर ने बोला, प्रफुल्ल सर ने, कि सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बननी चाहिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बननी चाहिए। उसी तरीके से जो भी पॉलिटिशियन, अगर मान लो सपोज अभी मणिपुर के इंसर्जेंट ग्रुप ने हमला किया और सीईओ साहब की पूरी फैमिली खत्म हो गई और हमारे जवान बलिदान हुए, अगर भारतीय सेना एक प्लान स्ट्रेटेजी के साथ, जैसे कि 2015 में सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार के अंदर तक जाके की थी, उसी तरीके से अभी फिर से करे तो उससे और उसके बाद अगर भारत का किसी भी पार्टी का कोई नेता अगर उस पे सवाल या निशान खड़ा करे तो उसको भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, उसे कोई जेल नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ हमें हमारे कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी थोड़ी कमी है। अगर कोई भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो वो आगे कह देते नहीं, ये देश के खिलाफ नहीं बोला है। नारे लगाने से अगर जो भारत का नमक खाकर नमक हलाली करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी प्रफुल्ल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरे पास समय की बहुत कमी है, आप प्लीज सर 20 सेकंड में। प्रफुल्ल सर। पहली बात है पाठक जी ने बहुत अच्छी बात करी है कि ये इससे मैं पूरी सहमत हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि हमने म्यांमार में एक सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हमने की थी, वो जो बात पूरी की पूरी तो पब्लिसिटी नहीं है। और हम सर्जिकल स्ट्राइक जिसका किसी ने विवरण नहीं दिया है, हम दोबारा कर सकते हैं। और ये इन्होंने ठीक कहा कि ये करनी चाहिए। और यहाँ से चाइनीज म्यांमार की फौज को और बाकी रेबल्स को वेपन से मदद दे रहे हैं, आप देख लीजिए। और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को अब एक कमांड एंड कंट्रोल में लाना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं चलेगी। जैसे JNK को और नॉर्थ ईस्ट में एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल होना पड़ेगा। कहा आपने सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, और सर्वेश्वर पाठक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से जो अब शहादतें हो रही, इस पर सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक शहादत आखिरकार कब तक होती रहेंगी। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते हैं, और इसको लेकर अब सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा। सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब यहाँ पर काम करके और इस शहादत का बदला लेना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।